नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों आधुनिक काल के जो कालखंडों की विशेषताएं हैं, उसमें हम पूर्व वीडियो में भारतेंदु युग की विशेषताएं कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं द्विवेदी युग की विशेषताएं। आधुनिक काल शुरू होता है बच्चों 1850 ईस्वी से। 1850 से 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। फिर 1901 ईस्वी सन से 1918 ईस्वी सन तक का जो समय है ये काल जाना जाता है द्विवेदी काल के नाम से। कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो संपादक थे सरस्वती पत्रिका के और उन्होंने उस पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिष्कार करना शुरू किया, भाषा को परिमार्जित किया, कवियों को प्रेरित किया अच्छी रचनाएं लिखने के लिए और उनको विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए प्रेरणा प्रदान की। इसलिए इस युग के अंदर इनका व्यक्तित्व छाया हुआ है, तो इस युग का नाम है द्विवेदी युग। इस द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों, पहली विशेषता है भाषा का परिष्कार। 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक बनते ही भारतेंदु युग में जो भाषा जो थी वो कसीली नहीं थी, व्याकरण की दृष्टि से बहुत सारी त्रुटियां थी उसके अंदर, क्योंकि ब्रज भाषा से हम सीधा खड़ी बोली में आए थे। तो खड़ी बोली में जो रचनाएं लिख रहे थे तो अपनी पत्रिका में जब उनके पास लेख आता था तो उसको सुधारते थे, व्याकरण की त्रुटियां सुधारते, वाक्यगत त्रुटियां सुधारते, लिंग संबंधी सुधारते और फिर उस लेखक और कवि को भी सूचना करते कि इस तरह की भाषा के अंदर त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, आप भविष्य में ध्यान रखें, और उनको भाषा संबंधी अपना ज्ञान भी प्रदान करते थे। तो बच्चों, भाषा को एक सुव्यवस्थित, परिमार्जित और परिनिष्ठ रूप देने का जो कार्य है वो इस पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो इस युग की प्रमुख विशेषता है कि भाषा का परिष्कार हुआ। दूसरी विशेषता है विषय के चयन में व्यापकता। बच्चों, अब क्या था, अंग्रेजों से लड़ते हुए पहली क्रांति में हम पराजित होके और बिल्कुल एक बार हताश हो चुकी थी जनता और हमारे समाज के अंदर भी काफी सामाजिक कुरीतियां चल रही थी। ऐसे में विषय का जो चयन है एक कवि के पास, वो जो समाज में देख रहा है, उस विषय के चयन में व्यापकता आई। उसमें इतिहास पर भी कलम चलाई उसने, समाज, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, पुरातत्व, आर्थिक और समसामयिकता जो कुछ चल रहा है उसको लेकर उस युग के कवियों ने तुरंत जो है पत्रिका में अपने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। तो इस युग के अंदर विषय चयन में व्यापकता आई। तीसरी विशेषता देशभक्ति का भाव, मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव आया। राष्ट्रीयता का भाव जो भारतेंदु युग में उदित हुआ था वो इस युग के अंदर और परिपुष्ट हुआ। आपको पता होगा कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और उनके भाई हैं सियाराम शरण गुप्त। दोनों के दोनों ही गांधीवादी विचारधारा के हैं, अहिंसक विचारधारा के हैं और दोनों ही जो है मातृभूमि के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्होंने देश प्रेम का जो भाव व्यक्त किया है उसमें देखिए कि राम की कल्पना करते हुए कि राम जो है वो एक साधारण नायक की तरह यूं कहते हैं कि मैं यहाँ संदेश नहीं, या नहीं मैं स्वर्ग का लाया, संदेश मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। मतलब वहाँ स्वर्ग नरक की कल्पना नहीं, इस मातृभूमि को ही और सुंदर बनाने की जो कल्पना है वो उन्होंने की है और आदर्शों की स्थापना की। जो हमारे भारतीय आदर्श रहे हैं, जो अच्छे अच्छे हमारे पूर्वज हुए हैं, जो बहुत दानवीर हुए हैं, युद्धवीर हुए हैं, दयावीर हुए हैं और जिनके हृदय में देश प्रेम का भाव रहा है, उन आदर्शों की स्थापना काव्य के अंदर करनी शुरू की। कारण अंग्रेजों से क्रांति में हारने के बाद जनता में घोर निराशा का भाव था, गुलामी का समय था और कोई प्रकाश की किरण नजर आ नहीं रही थी। ऐसे में इन कवियों ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने जनता के अंदर अपने जातीय गौरव को जगाने का प्रयास किया। तो उसके लिए जो आदर्श थे हमारे अच्छे, उन आदर्शों की स्थापना की और उसके माध्यम से उन्होंने लिखा, हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। याद दिलाया कि जो भरत थे वो बचपन में शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत बचपन में शेर के साथ खेलते थे और उसका जबड़ा खोलकर उसके दांत गिना करते थे। हम उन पूर्वजों की संतानें हैं, तो हम ऐसे निराश होके, कायर होके क्यों बैठे। बच्चों, इस युग के अंदर चूंकि आदर्शों की स्थापना थी, देशभक्ति का भाव था, तो उपदेशात्मक
आध्यात्मिकता तो आनी ही थी। देशवासियों के लिए उसके अंदर बहुत सारे उपदेश भरे हुए थे, समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे उपदेश भरे हुए थे। कारण उस युग का जो समाज था उसमें जो स्त्री विधवा हो जाती, चाहे उसने पति का मुख ही नहीं देखा है, लेकिन उसको जीवन भर वो वैधव्य झेलना पड़ता था और बहुत ही उपेक्षित दिनहीन जीवन जीना पड़ता था। और ऐसे में उनके साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर इस युग के कवियों ने अपनी कलम उठाई और उन विधवाओं की जो हीन दीन दशा है उसके ऊपर उन्होंने लेखनी चलाई, कविता के रूप में, कहानियों के रूप में, उपन्यास के रूप में। तो उपदेशात्मकता आई। फिर है इतिवृत्तात्मकता। चूंकि ये जो युग है ये जीवन मूल्यों को लेकर चला, आदर्शों को लेकर चला, हमारी भारतीयता को लेकर चला, सुधार को लेकर चला, पूर्वजों के गुणगान इसने किए, उपदेश दिए। तो इतिवृत्त, वृत्त वैसे गोले को कहते हैं, एक वृत्त वृत्तांत को कहते हैं। तो हमने एक निश्चित घेरे के अंदर उन वृत्तांतों का प्रयोग करते हुए रचनाएं लिखी। बाहर नहीं निकल पाए, हम प्रगतिशील नहीं बन पाए। ऐसी स्थिति में इस युग की कविताएं जो है उनमें इतिवृत्तात्मकता है, इतना ही वृत्तांत, यानी जीवन मूल्य, आदर्श, पूर्वजों का गौरवगान और सुधार की प्रवृत्ति और उपदेशात्मकता और हमारे जीवन मूल्यों की स्थापना। हमारा ध्यान उसी पे ही केंद्रित रहा। इस कारण हम एक निश्चित घेरे के अंदर ही रचना कर रहे थे। अगली विशेषता है प्रबंध काव्यों का निर्माण। बच्चों, रीति काल के अंदर मुक्त काव्यों का निर्माण है, मुक्तों की प्रधानता है। द्विवेदी युग के अंदर प्रबंध जो काव्य हैं वो रचे गए। सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो हैं उन्होंने लिखा प्रिय प्रवास, ये उनका प्रबंध काव्य है प्रमुख। और मैथिली शरणगुप्त ने बहुत सारे खंड काव्य लिखे। उन खंड काव्यों में आप देखिए रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, हिडिंबा है, बहुत सारे इन्होंने हिंदू, साकेत, इनके बहुत प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाओं में आता है। फिर है नारी के प्रति दृष्टिकोण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरणगुप्त को ये प्रेरणा की थी कि जो हमारे इतिहास में, पुराण में जो उपेक्षित स्त्रियां हैं, जिनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है, उनके आदर्शों की स्थापना की जाए। तो बच्चों, रामायण के अंदर राम का चरित्र है, सीता है, लक्ष्मण है, लेकिन उर्मिला ने जो वियोग झेला, जिस विरह में उर्मिला रही और उसके जो आदर्श थे पति को, उसने भी हंसते हंसते भेजा था, किसी प्रकार का कोई आक्षेप उसके द्वारा नहीं लगाया गया। ऐसे ही बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, जिसके पति उसके पुत्र के साथ सोए हुए छोड़कर चले गए थे ईश्वर की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तो उस यशोधरा के जीवन को लेकर, विष्णु प्रिया के जीवन को लेकर, उर्मिला को लेकर, ऐसी बहुत सारी स्त्रियों के जीवन चरित्र को लेकर मैथिली शरणगुप्त ने अपने खंड काव्यों की रचना की और काव्यों में उन स्त्रियों को स्थान दिया और उन स्त्रियों के द्वारा स्थापित आदर्शों का गुणगान किया। तो ऐसे में नारी के प्रति सबसे पहले रीति काल में जो नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण था, बच्चों यहाँ हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं कि द्विवेदी युग में स्त्री के प्रति आदर का भाव देखते हैं, स्त्री की स्थापना एक देवी के रूप में देखते हैं। स्त्री के अंदर जो सहिष्णुता है, जो कर्तव्य निष्ठा है, जो प्रेम है, जो त्याग है, उस सब चीज को हम यहाँ देखते हैं। नारी के प्रति एक उच्च दृष्टिकोण जो है वो शुरू हुई, नारी के प्रति आस्था का भाव आया। उर्मिला, यशोधरा, विष्णु प्रिया, हिडिंबा, ये काव्य मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचे गए इन स्त्रियों के सम्मान में देखा जाए तो। नौवीं विशेषता है अनुवाद कार्य। बच्चों, भारतेंदु युग में जो भारतेंदु ने अनुवाद कार्य किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी युग के अंदर भी अनुवाद कार्य जारी रहा। इस अनुवाद से फायदा क्या हुआ? संस्कृत काव्यों का हिंदी के अंदर अनुवाद हुआ ताकि हम संस्कृत के काव्यों से हम परिचित हुई, आम जनता जो हिंदी भाषी है, और अंग्रेजी जो काव्य है विदेशी, जो उपन्यास है, जो कहानी संग्रह है, जो काव्य संग्रह है, उनका हिंदी में जब अनुवाद हुआ तो हम अंग्रेजी संस्कृति से भी सुपरिचित हुए और हमारा ज्ञान का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हुआ। इसके अलावा अतीत का गौरवगान, जो हमारा अतीत था जिसमें हमारे पूर्वज बहुत अच्छी स्थिति में थे, उस अतीत का गौरवगान खुलकर इस युग के अंदर किया गया। इस युग के बच्चों जो प्रमुख कवि हैं, हम उनके ऊपर एक दृष्टि डालते हैं कि प्रमुख रचनाकार कौन है, आप नोट कर ले। इस युग के प्रमुख रचनाकार द्विवेदी जी ने कोई रचनाएं विशेष कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने सुधार का कार्य किया था भाषा को, बहुत कम रचनाएं उनकी मौलिक है। तो प्रमुख रचनाकारों में आते हैं हमारे
की योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक, ये अनुवाद कार्य किया और स्वयं की कुछ मौलिक रचनाएं दी है। नाथूराम शर्मा ने लिखा गर्भरंडा रहस्य, यानी विधवाओं की जो दशा थी कि कैसे गर्भ में ही इनको विधवा बना देने का उपक्रम शुरू हो जाता है, कि बच्ची गर्भ में है तभी उसकी सगाई कर दी गई और उधर बच्चे का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो तो गर्भ में ही लड़की विधवा हो गई है। इस गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की जो हीन दशा है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण आपने किया। और इस युग के प्रमुख रचनाकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, जिन्होंने वैदेही वनवास लिखा, प्रिय प्रवास लिखा, ठेठ हिंदी का ठाठ, चोखे चोप दे और चुभते चोप दे, ये जो थी ब्रजभाषा की रचना थी इनकी, और ये खड़ी बोली की रचना थी प्रिय प्रवास। मैथिली गुप्त, जिन्होंने द्वापर, हिंदू, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग इत्यादि 19 खंड काव्यों की रचना अकेले मैथिली गुप्त ने की थी। उनके भाई सियाराम शरणगुप्त, जिन्होंने मौर्य विजय लिखा, बापू लिखा, बहुत ही करुण रस पर आधारित बहुत ही सुंदर रचना है इनकी बापू। और लाला भगवान दीन, जिन्होंने वीर पंचरत्न, प्लेग की चुड़ैल जैसी कहानी लिखी, और राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने मिलन और पथिक नामक काव्य संग्रह लिखे, मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावाद पर निबंध लिखा था, इनकी रचनाएं हैं पंथी और पूजा फल। रामचरित उपाध्याय हुए इस युग के रचनाकारों में। रामचरित उपाध्याय ने रामचरित लिखा, चिंतामणि लिखा, भारत भक्ति और देवदूत नामक काव्य की रचना की। राय देवी प्रसाद पूर्ण हुए, जिन्होंने स्वदेश कुंडल, प्रदर्शनी स्वागत, 2 रचनाएं जो इनकी प्रमुख है इस युग के अंदर उन्होंने लिखी थी। बच्चों, हम देखते हैं कि इस युग के अंदर जिन निराशा के भाव को आशा में बदलने के लिए जो कवियों ने कार्य किया, एक तो भाषा सुधार का किया जिससे हमारी भाषा परिष्कृत हुई, और दूसरा देश को जगाने का कार्य किया। अतीत के गौरव गान के द्वारा, आदर्शों की स्थापना के द्वारा भारतीयों के अंदर पुनः उस वीर भावना और आशा की भावना को भरने का कार्य किया। आज इतना ही, धन्यवाद।